टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतरीन संस्थान है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ केवल सपने नहीं दिखाता, अपितु उनको साकार करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। इसके लिए हमारे विद्यालय से जुड़ा हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ आज स्टेट मेरिट का पर्याय बन गई है। स्टेट मेरिट का यह सुनहरा स्वप्न हमने 31 बार साकार किया है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी हर रुचि पर ध्यान दिया जाता है। हमारे संस्थान में अथक मेहनत, बेहतर सुविधाएं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक टीम के साथ होनहारों को तैयार किया जाता है। एडवांस टीचिंग टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, स्टडी पैटर्न, अत्याधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से युक्त गर्ल्स और बॉयज के लिए पृथक पृथक हॉस्टल, इंडोर आउटडोर गेम्स, आधुनिक प्लेग्राउंड जैसी सुविधाएं हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान को एक अलग पहचान देती है। हेलो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था लेखांकन शब्दावली, और जिसके अंतर्गत हमने कुछ लेखांकन शब्दावलियों पर पिछले वीडियोस में चर्चा की है। आज हम शुरू करने वाले हैं, कुछ और लेखांकन शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है व्यय। अच्छा, व्यय का अर्थ क्या होता है? व्यय का अर्थ होता है आपने व्यवसाय चलाने के लिए कुछ चीजों को क्रय करना होता है, कुछ चीजें प्राप्त करनी होती है। सामान्य रूप से जब भी हम व्यापार चलाते हैं तो हमें संपत्तियों को क्रय करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हो तो आपको दुकान खोलने के लिए दुकान की एक बिल्डिंग चाहिए, उसके अलावा उस दुकान में लगाने के लिए फर्नीचर चाहिए। तो ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं जो आपको व्यापार चलाने के लिए क्रय करनी होती है। इसके अलावा जिस वस्तु का आप व्यापार करना चाहते हैं, जिस वस्तु को बेचने और खरीदने का आप काम करना चाहते हैं, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं सर? माल कहते हैं। तो आपको व्यवसाय चलाने के लिए माल का भी क्रय करना होता है। इसके अलावा आपको बहुत अतिरिक्त पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग प्रकार की सेवाएं भी लेनी होती है। जैसे जो कह सकते हैं कि अगर आपने माल मंगवाया है तो आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी से सेवाएं ली है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आपका माल आप तक पहुंचाया, जहां से खरीदा वहां तक। इसके अलावा मजदूरों से आपको सेवाएं लेनी पड़ती है, कर्मचारियों से आपको सेवाएं लेनी पड़ती है। तो अगर आपने कभी भी माल, संपत्ति अथवा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति, माल अथवा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कोई भी भुगतान किया है, या भुगतान अभी नहीं किया आपने, कैश पेमेंट ना करके उनको बाद में अगर भुगतान करेंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा सर? वो दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। तो माल, संपत्ति अथवा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए या तो आप कोई भुगतान कर चुके हैं या भविष्य में भुगतान करेंगे तो आपके ऊपर दायित्व उत्पन्न हो गया है। तो भुगतान किया अथवा दायित्व उत्पन्न हुआ किस लिए सर? संपत्ति, माल अथवा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं सर? एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या हुआ? संपत्ति, माल अथवा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान अथवा उत्पन्न दायित्व को व्यय कहा जाता है। यानी कि मान लो कि आपने मशीनरी खरीदी और इसको आपने नकद भुगतान कर दिया ₹50,000, तो ये आपका एक व्यय होगा। इसी प्रकार आपने माल खरीदा, मान लो राम से माल खरीदा और राम से आपने 5,000 रुपए का माल खरीदा। अब राम को आप अभी भुगतान नहीं करते हैं, राम को आपने कहा कि भी भुगतान 1 महीने बाद करेंगे। तो राम को अभी भुगतान ना करके 1 महीने बाद, माल आपने आज खरीदा है, 1 महीने बाद उसको भुगतान करोगे, तो ये आपका भुगतान नहीं हुआ, लेकिन आपके ऊपर दायित्व उत्पन्न हो गया। आपके ऊपर एक भुगतान करने का दायित्व आ गया। 1 महीने बाद आपको इस माल खरीदने के बदले राम को क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। तो ये भी जो दायित्व उत्पन्न हुआ, ये भी आपका व्यय है। और आपने संपत्ति क्रय के बदले जो नगद भुगतान किया था, ये भी आपका व्यय है। तो व्यय का अर्थ होगा या तो आपने तुरंत भुगतान कर दिया है, या आपके ऊपर एक दायित्व उत्पन्न हो गया। किस वजह से सर? हमने या तो कोई संपत्ति या माल अथवा सेवाएं प्राप्त की हैं। तो माल, संपत्ति, सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान अथवा उत्पन्न दायित्वों को हम क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। और इन व्ययों को हम मोटे रूप में 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, लेकिन अपन इसको डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो 3 भागों में विभाजित होंगे। मोटे रूप में सिर्फ 2 भागों में विभाजित होते हैं, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय। अगर इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो तीसरा एक और भाग बन जाता है व्ययों का, वो होता है स्थगित आयगत व्यय। इसको आस्थगित आयगत व्यय भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो पूंजीगत व्यय है, इसका अर्थ क्या है? आपने क्या क्या चीजें करें कि सर संपत्ति, माल और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भुगतान किए हैं।
तो अगर आपने संपत्तियों को खरीदने के लिए अगर कोई भुगतान किया है या संपत्तियों को खरीदने के लिए आपके ऊपर कोई दायित्व उत्पन्न हो गया है तो उसे आप पूंजीगत व्यय कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपने माल और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भुगतान किया है या आपके ऊपर कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है तो उसे आयगत व्यय कहा जाता है। तो देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं? संपत्ति प्राप्त करने यानी संपत्तियों को खरीदने से संबंधित जितने भी व्यय होंगे उन व्ययों को आप क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय कहेंगे। अब इसमें कौन कौन से व्यय आते हैं? आपने मान लो एक मशीन खरीदी, तो मशीन जो आपने क्रय की है उसके लिए आपने 50,000 रुपए का भुगतान किया। अब मशीन को जहां से आपने खरीदा वहां से लेकर अपने दुकान तक या अपनी फैक्ट्री तक लाने में जो खर्चा किया, किराया और भाड़ा जो भी चुकाया, वो किराया भाड़ा भी इस संपत्ति की लागत में ही जुड़ जाएगा। यानी कि वो भी किराया भाड़ा जो है संपत्ति इस पूंजीगत व्यय से संबंधित है, पूंजीगत व्यय होगा। और इसके अलावा जब आपने वहां से जहां से खरीदा था वहां से अपनी फैक्ट्री या दुकान तक उस मशीन को ले आए हैं, तो मशीन को आपके बिजनेस प्लेस पर लाने के बाद उस मशीन को आप स्थापित करवाओगे अपने बिजनेस में। तो मशीन को बिजनेस में स्थापित करवाने से संबंधित जो भी मजदूरी का भुगतान करोगे वो मजदूरी भी आपका पूंजीगत व्यय होगी, वो भी संपत्ति की लागत में जुड़ जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी व्यय करने होते हैं जो हमारे पास कुछ संपत्ति हमारे पास पहले से है लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता हमें बढ़ानी पड़ेगी, या फिर वो मशीन बंद पड़ी है उसको चालू हमें करवाना पड़ेगा उत्पादन करने के लिए। तो किसी भी वर्तमान संपत्ति जो हमारे पास उपलब्ध है उस संपत्ति की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए कोई खर्चा किया गया है तो वो खर्चा भी किससे संबंधित होगा सर? वो भी अपना पूंजीगत व्यय होगा। तो पूंजीगत व्यय किससे संबंधित होते हैं सर? व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित होते हैं। और ये व्यय हमें बार बार नहीं करने पड़ते, ये कई सालों में एक बार होते हैं व्यय। जैसे मान लो कि आपने कोई मशीन खरीदी तो हर साल तो आप मशीन खरीदोगे नहीं, आपको जिस प्लेस पर या जिस जगह पर आपको अपना बिजनेस चलाना है, मान लो आप फैक्ट्री चलाना चाहते हो तो फैक्ट्री के लिए आपने जो बिल्डिंग खरीदी है या फिर आपने जो जगह खरीदी है बार बार आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक बार खरीदी है। तो ऐसे व्यय जो पूंजीगत व्यय होते हैं ये बार बार नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक बार होते हैं और इनका लाभ हमें कई सालों तक मिलता रहता है। यानी कि हमें अगर हमने कोई संपत्ति क्रय की तो एक बार खरीदते और कई सालों तक वो संपत्ति हम काम में लेते रहते हैं। तो इसलिए वह किस प्रकृति के सर? अनावर्ती प्रकृति के व्यय हो गए। अनावर्ती प्रकृति का अर्थ होगा कि जो व्यय हर साल या हर बार बार नहीं होते हैं उनको अनावर्ती प्रकृति के व्यय कहते हैं। और ये संपत्तियां आपको एक से अधिक वर्षों तक काम आएगी। इसका मतलब इनका लाभ आपको कब मिलेगा? एक से अधिक सालों तक आपको इन संपत्तियों का लाभ मिलता रहता है। और जब आप व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता करेंगे उस समय इन पूंजीगत व्ययों को आप संपत्ति के रूप में व्यापार में दिखाएंगे। अर्थात आपने जो संपत्तियों को पढ़ा था, इससे पहले हमने पीछे के वीडियो में एक शब्दावली में पढ़ा था संपत्ति। तो संपत्तियां वे सभी वस्तुएं होती है जो भविष्य में आपको काम आने वाली है। तो ये पूंजीगत व्यय संपत्ति होते हैं, अर्थात संपत्तियों के संबंध में किए गए खर्चों को पूंजीगत व्यय कहा जाता है और इनको संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, यानी एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है। आपको इंग्लिश में उसका टर्म का मतलब क्या बताया था? एसेट्स बताया था। तो संपत्तियों को एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है। तो ये तो हो गए आपके पूंजीगत व्यय जो संपत्ति क्रय से संबंधित थे। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के दौरान आपकी संपत्ति माने जाएंगे। लाभ आने की गणना में इन व्ययों को काम में नहीं लिया जाता है, सिर्फ व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में संपत्ति के रूप में दिखाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे व्यय होते हैं अगर आपने कोई माल अथवा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कोई व्यय किए हैं, तो माल और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जो आपने व्यय किए उन व्ययों को हम कहते हैं आयगत व्यय। ये आयगत व्यय होते हैं व्यापार की सामान्य संचालन क्रिया के दौरान किए गए व्यय होते हैं। यानी कि व्यवसाय अगर हमें चलाना है तो व्यवसाय की सामान्य संचालन क्रिया के दौरान ये व्यय हमें रोजाना डेली रूटीन में करने होते हैं। डेली रूटीन में करने वाले व्ययों का मतलब आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी, हर महीने सैलरी देंगे। इसके अलावा आपने माल क्रय करना है, तो माल आप खरीदते हैं तो बेचने के लिए खरीदते हैं, तो माल बिकेगा फिर आप खरीदोगे, तो ये खर्चा भी आपके डेली रूटीन का खर्चा होगा एक तरह से। यानी कि बार बार ये खर्चे करने पड़ते हैं। इसके अलावा मजदूरी का भुगतान, अगर किराए पर अगर कोई संपत्ति ली तो आपको किराए का भुगतान करना पड़ेगा। लाइटिंग का खर्चा जो आप दे रहे हो वो लाइटिंग का खर्चा भी डेली रूटीन में आपके होता है। तो डेली रूटीन में होने वाले खर्चे, व्यापार की सामान्य संचालन क्रिया के दौरान जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चों को हम आयगत व्ययों में शामिल करते हैं, था जो संपत्ति संबंधित ना होके व्यापार को चलाने से संबंधित, व्यापार को चलाने से संबंधित जितने भी व्यय है वो किसमें शामिल होते हैं सर? वो आयगत व्ययों में शामिल होते हैं। तो ये व्यय किससे संबंधित है? व्यापार की सामान्य संचालन क्रिया के दौरान माल और सेवाओं को प्राप्त करने से संबंधित जो व्यय होंगे वो कौन से व्यय होंगे सर? ये व्यय अपने आयगत व्यय होंगे।
और ये आयगत व्यय आपको बार बार करने पड़ते हैं। कुछ तो खर्चे ऐसे होते हैं जो डेली रूटीन में ही होते हैं, डेली होते रहते हैं। जैसे आपके लाइटिंग का खर्चा, तो लाइटिंग तो रोज आप यूज करते हैं, तो लाइट को यूज करते हैं, तो लाइटिंग का खर्चा रोजाना का होगा वो। तो ये व्यय किस प्रकृति के होते हैं सर? ये व्यय आवर्ती प्रकृति के व्यय होते हैं, यानी कि बार बार होने वाले खर्चे होते हैं। और जैसे संपत्तियों का आपने एक बार खरीदा, इसका उपयोग कई साल तक कर सकते हैं। पूंजीगत व्ययों का उपयोग एक से अधिक सालों तक होता रहता है, क्योंकि संपत्ति खरीदी है, संपत्ति आगे भविष्य में भी आपको काम आएगी, तो इसलिए ये आपके एक से अधिक वर्षों तक लाभ देते हैं। लेकिन आयगत व्यय एक से अधिक वर्षों तक काम में नहीं देते। आयगत व्यय का अर्थ यही होता है कि आप जिन व्ययों का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने माल खरीदा, अब माल खरीदा तो ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल अपनी दुकान तक लेके आओगे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल अपनी दुकान तक लेके आए, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आपको क्या दी? एक सेवा दी, और उस सेवा के बदले आपने उसे भुगतान किया। तो माल आपके दुकान पर आने तक आप ट्रांसपोर्ट कंपनी की सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि वहां आपने जहां भी, मान लो आपने बंबई से माल खरीदा, तो बॉम्बे से जब आपने माल खरीदा तो बॉम्बे से, और आप अपने बिजनेस प्लेस, मान लो आपका बिजनेस प्लेस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हो, झुंझुनू हो, तो बॉम्बे से झुंझुनू तक लाने के लिए आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विस ली है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी से बॉम्बे से माल आपके झुंझुनू, आपके बिजनेस प्लेस तक पहुंचाया है, और फिर आप उसको क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। तो जब आपने भुगतान किया, उससे पहले ही क्या ले लिया? उस कंपनी से जो आपको सेवाएं प्राप्त होनी थी, आपने सेवाएं प्राप्त कर ली है। तो ये ऐसे वे होते हैं जिनका भुगतान या दायित्व तो बाद में उत्पन्न होता है, लेकिन हम उनकी सेवाएं पहले ही ले चुके होते हैं। आपने माल खरीदा, तो माल आपने क्रय कर लिया, बदले में आप भुगतान करोगे, तो माल तो आप प्राप्त कर चुके हो, उस माल का विक्रय करोगे, उससे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऐसे वे होते हैं जिनका लाभ एक उसी लेखा वर्ष में प्राप्त हो जाता है जिस लेखा वर्ष में इन व्ययों को आपने किया है। यानी कि ये खर्चे जिस वर्ष में आपने सेवाओं को या माल को क्रय किया है, उसी वर्ष में इनका लाभ प्राप्त हो जाता है, भविष्य में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। सिंपल से आप एक बात यो भी समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी से दुकान किराए पर ली है, किराया कब देंगे सर? 1 महीने हमने दुकान को काम में लिया, और उसके बाद 1 महीने बाद हम किराया देंगे। तो आपने जब उसको किराए का भुगतान किया है 1 महीने बाद, तो यह बताइए कि आपने उससे सेवाएं ली कि नहीं लिया? आपने उसकी दुकान को उपयोग में लिया कि नहीं लिया? सर, हमने दुकान को उपयोग में ले लिया है। तो दुकान को उपयोग में लेने के बाद आप उसको भुगतान कर रहे हैं भाई, तो सेवाएं तो आप प्राप्त कर चुके हैं ना। उस दुकान से जो भविष्य में सेवाएं प्राप्त होगी वो तो भविष्य का खर्चा होगा। तो आप जब सेवाओं को प्राप्त करने के बाद या तो भुगतान करते हैं या दायित्व उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयगत व्यय कहते हैं। व्यापार की सामान्य संचालन क्रिया से संबंधित होते हैं। इन व्ययों को, आयगत व्ययों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष व्यय और एक होता है अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय का अर्थ क्या होता है? एक व्यापारिक संस्थान की दशा में प्रत्यक्ष व्यय वे व्यय होते हैं जो माल क्रय करने से संबंधित होते हैं। आपने मान लो कि आपने माल क्रय किया 10,000 रुपए का माल क्रय किया, तो 10,000 रुपए जो आपके माल क्रय करने की जो लागत थी वो आपका आयगत व्यय है। लेकिन उस माल को जहां से आपने क्रय किया है वहां से अपने बिजनेस प्लेस तक लाने में आपने जो किराया भाड़ा चुकाया है, वो किराया भाड़ा भी आपके लिए कौन सा व्यय होगा? वो भी प्रत्यक्ष व्यय होगा। तो माल को खरीदने और अपने बिजनेस प्लेस तक लाने में आपने जितना भी खर्चा किया है वो खर्चा क्या होता है सर? प्रत्यक्ष व्यय होता है। इसके अलावा एक निर्माणी संस्थान हो, निर्माणी संस्थान मतलब फैक्ट्री की दशा में हम प्रत्यक्ष व्यय किसे कहेंगे? फैक्ट्री की दशा में आप कच्चे माल को खरीदेंगे, और कच्चे माल को खरीदने के बाद आपको अपने बिजनेस प्लेस या फैक्ट्री तक लाने में आपने जो किराया भाड़ा चुकाया है वो किराया भाड़ा प्रत्यक्ष व्यय में आएगा। इसके अलावा आपने उस कच्चे माल से अपना उत्पादन करने में जितने भी खर्चे किए हैं, जैसे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया है, इसके अलावा आपने कच्चे माल पर और अन्य उत्पादन व्यय किए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ चार्ज आया हो, पावर आपने कंज्यूम की हो, तो ऐसे कोई भी खर्चे जो माल के उत्पादन से संबंधित हो या माल को क्रय करने से संबंधित हो, उन सभी खर्चों को प्रत्यक्ष व्ययों में अपन शामिल करते हैं। दूसरे अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। ये अप्रत्यक्ष व्यय आवर्ती प्रकृति के व्यय होते हैं, लेकिन ये वे व्यय होते हैं जो माल को खरीदने से संबंधित व्यय नहीं है। ये या तो माल को बेचने से संबंधित है या आपके कार्यालय से संबंधित व्यय है। अगर माल के उत्पादन और माल को क्रय करने से संबंधित व्यय होंगे तो उनको आप क्या कहोगे? प्रत्यक्ष व्यय कहेंगे। और माल के उत्पादन से संबंधित ना होकर आपके विक्रय से संबंधित कोई व्यय हो या कार्यालय से संबंधित कोई व्यय हो, उन व्ययों को हम अप्रत्यक्ष व्ययों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तीसरा आता है आपका स्थगित आयगत व्यय। तो स्थगित आयगत व्यय किसे कहा जाता है सर? स्थगित आयगत व्यय, यहाँ पे देखो एक शब्द लिखा हुआ है हमने, आयगत व्यय। तो ये जो व्यय होते हैं स्थगित आयगत व्यय, ये होते तो आयगत प्रकृति के ही व्यय होते हैं।
यानी व्यापार की सामान्य संचालन क्रिया से संबंधित होते हैं। लेकिन ये ऐसे आयगत व्यय होते हैं जिनका लाभ हमें एक से अधिक वर्षों तक मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इनका लाभ एक से अधिक वर्षों तक मिलना है तो हम इनको एक साथ अपने आय से अपलिखित नहीं करते हैं, यानी कि लाभ हानि की गणना करते समय ये खर्चे एक साथ अपन नहीं घटाते हैं। इन व्ययों का कुछ हिस्सा एक वर्ष में और कुछ हिस्सा आगे के वर्षों में घटाया जाता है लाभ की गणना करते समय आय में से। तो ये स्थगित आयगत व्यय का मतलब होता है कि है तो ये आयगत प्रकृति के व्यय, व्यापार की सामान्य संचालन क्रिया के व्यय हैं, इनसे हमने कोई संपत्ति क्रय नहीं की है। अगर संपत्ति क्रय करते इन व्ययों से तो हम उनको क्या कह देते, सर इनको तो अपन पूंजीगत व्यय में शामिल कर लेते। लेकिन ये वो व्यय होते हैं जो आयगत प्रकृति के होते हुए भी एक साल से संबंधित ना होके अनेकों साल से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने विज्ञापन पर कोई खर्चा किया, विज्ञापन व्यय, तो विज्ञापन आपने एक साल में आपने कोई विज्ञापन किया और उस विज्ञापन का जो लाभ आपको मिलेगा वो एक से अधिक वर्षों तक मिल सकता है। आपने विज्ञापन करवाया तो विज्ञापन आपने एक बार करवाया, जबकि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हमने एक बार विज्ञापन चलाया है तो उस विज्ञापन का लाभ हमें कोई जरूरी नहीं इसी साल मिले, वो विज्ञापन का लाभ किसी और वर्ष में भी हमें मिल सकता है, आगे के किसी भी वर्ष में हमें प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे जो व्यय आयगत प्रकृति के होते हैं लेकिन लाभ हमें भविष्य में भी उनका मिल सकता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। और ये स्थगित आयगत व्ययों को ही हम कृत्रिम संपत्ति के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक सर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों के बारे में कुछ लिख लेते हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखेंगे आप यहां पे प्रत्यक्ष व्यय, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर मैं एक व्यापारिक संस्थान के संबंध में बात करूं, व्यापारिक संस्थान के संबंध में अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए व्यापारिक संस्थान के संबंध में, व्यापारिक संस्थान का अर्थ क्या होता है, ऐसी संस्थाएं जो माल को क्रय करती है और विक्रय करती है। इनका कार्य उत्पादन करना नहीं है, ये सीधा माल क्रय करती है, बना बनाया, मतलब रेडीमेड माल खरीदती है और रेडीमेड बेच देती है उनको ऐसा कैसा। तो माल खरीद के तुरंत उसे विक्रय करने का इनका उद्देश्य होता है व्यापारिक संस्थाओं का। तो इन व्यापारिक संस्थाओं के संबंध में व्यापारिक व्यय किसे माना जाता है, माल क्रय की लागत, माल क्रय की लागत प्लस माल को क्रय करने से संबंधित अन्य व्यय, अन्य व्यय जैसे माल को क्रय करने पर आपने भाड़े का भुगतान किया, क्रय पर भाड़ा या मजदूरी। अगर आपने माल को क्रय करते समय अपने दुकान तक लाने के लिए जो भी भाड़ा, मजदूरी या अन्य व्यय किया हो, या अन्य व्यय, जो भी अन्य व्यय किए हैं वो सब कौन से व्यय होते हैं सर, वो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। और माल क्रय की लागत भी प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत ही शामिल होती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जहां से आपने माल क्रय किया वहां से लेकर अपने बिजनेस प्लेस तक, अपनी दुकान तक लाने में जो आपने खर्चा किया है वो सारा खर्चा कौन सा है सर, वो प्रत्यक्ष खर्चा यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसके अलावा अगर एक निर्माणी संस्थान की हम चर्चा करें, निर्माणी संस्थान यानी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन, वे संस्थाएं
निर्माणी संस्थाओं के संबंध में प्रत्यक्ष व्यय कौन से होते हैं? सबसे पहले बात समझ लो, निर्माणी संस्थाएं कौन सी होती है? निर्माणी संस्थाएं वो होती है जो कच्चे माल का क्रय करती है, उससे कुछ उत्पादन करती है और उस उत्पादन का विक्रय करती है। तो नॉर्मली अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फैक्ट्रियों को अपन निर्माणी संस्था कहते हैं। जहां फैक्ट्रियां होती हैं जो माल का उत्पादन करके विक्रय करती हैं, वो सब निर्माणी संस्थान होती है। और निर्माणी संस्थान की दशा में प्रत्यक्ष व्यय में क्या शामिल किया जाएगा सर? कच्चे माल का क्रय शामिल किया जाएगा। कच्चे माल का क्रय प्लस कच्चे माल को कच्चे माल को क्रय करने से संबंधित हुए, कच्चे माल के क्रय पर किए गए अन्य व्यय जैसे वही किराया और भाड़ा और मजदूरी, अगर आपने माल क्रय से संबंधित किए हो तो। इसके अलावा इसमें प्लस करेंगे निर्माणी संस्था है। अब कच्चा माल क्रय किया है तो कच्चे माल से क्या करेगी? कुछ उत्पादन करेगी और उस उत्पादन का क्या करेगी? विक्रय करेगी। तो उत्पादन से संबंधित व्यय, उत्पादन से संबंधित व्यय, तो किसी उत्पादन से संबंधित व्यय में वे सभी व्यय आएंगे जिनको हम एक प्रत्यक्ष रूप से किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर उनको चार्ज कर सकते हैं। अर्थात एक उत्पादन से संबंधित व्यय में किसी विशेष उत्पाद पर जिन खर्चों को किया गया है कि ये खर्चे जो है एक विशेष उत्पाद से संबंधित ही हैं, तो सामूहिक रूप से किए गए खर्चे नहीं होते, ये व्यक्तिगत उत्पाद से संबंधित खर्चे होते हैं। तो उनको अपन उत्पादन से संबंधित व्यय कहते हैं। तो उत्पादन से संबंधित व्यय में जैसे आपने पावर को यूज किया, पावर का मतलब मशीनों को चलाने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज करते हैं उसे पावर कहते हैं। और उत्पादन के लिए आपने मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया। इसके अलावा भी बहुत सारे उत्पादन व्यय होते हैं जिनको आप यानी फैक्ट्री में लगने वाले जितने भी खर्चे होते हैं, फैक्ट्री से संबंधित खर्चे, उन सभी व्ययों को आप इसमें शामिल करेंगे निर्माणी व्यय के, निर्माणी संस्था के प्रत्यक्ष व्ययों के अंतर्गत। तो ये प्रत्यक्ष व्यय हैं निर्माणी संस्थान के और ये प्रत्यक्ष व्यय हैं व्यापारिक संस्थान के। दूसरा हम चर्चा करेंगे अगले कौन से व्यय होंगे सर? अगले व्यय हमारे अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय किसे कहा जाता है? अप्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय को इंग्लिश में हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि ये प्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष उत्पाद से संबंधित नहीं है, ये कई प्रकार के उत्पाद पर या फिर कई प्रकार के अन्य कार्यों पर सामूहिक रूप से किए गए खर्चे होते हैं। तो इन व्ययों के अंतर्गत ये उत्पादन से संबंधित और माल क्रय से संबंधित व्यय नहीं आएंगे। इन व्ययों के अलावा जो व्यय हुए हैं उन सभी व्ययों को यानी कि कार्यालय तथा माल विक्रय से संबंधित व्यय, माल विक्रय से संबंधित व्यय अप्रत्यक्ष व्ययों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो माल को बेचने से संबंधित हो, कार्यालय से संबंधित हो या अनेक प्रकार के उत्पादों पर व्यक्तिगत रूप से जो व्यय किए गए हैं उन व्ययों को भी आप अप्रत्यक्ष व्ययों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं जो अथवा ऐसे व्यय जो विशेष उत्पाद अथवा सेवा से जो विशेष उत्पाद अथवा सेवा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो ऐसे वे जो प्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष उत्पाद या विशेष सेवा से संबंधित होते हैं वो तो प्रत्यक्ष व्यय हैं।
माल को क्रय करने से संबंधित, उत्पादन से संबंधित, ये सभी व्यय कौन से? प्रत्यक्ष है। इन प्रत्यक्ष व्ययों के अलावा जो कार्यालय के खर्चे हैं या माल विक्रय संबंधित व्यय है या ऐसे व्यय जो विशेष रूप से हम ये नहीं कह सकते कि किस उत्पाद से बनाने से संबंधित है, कई प्रकार के उत्पादों पर सामूहिक रूप से खर्चे किए गए हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन व्ययों को हम अप्रत्यक्ष व्ययों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो कि आपने कार्यालय कर्मचारियों को आपने वेतन का भुगतान किया, या एक ऐसा चौकीदार जो आपके उत्पादन विभाग के, कार्यालय विभाग की चौकीदारी करता है, तो उस चौकीदार को दिया गया वेतन भी आपका अप्रत्यक्ष व्ययों के अंतर्गत शामिल होगा क्योंकि वो उत्पादन से संबंधित नहीं है। और आपने माल को विक्रय किया और विक्रय करके आप अपने कस्टमर तक जब माल पहुंचाते हो तो कस्टमर तक माल को पहुंचाने से संबंधित जो आपने किराए और भाड़े का भुगतान किया है, तो वो किराया भाड़ा भी माल विक्रय से संबंधित है, तो अप्रत्यक्ष व्यय में आएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, माल को क्रय करने और उत्पादन करने से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। और इन व्ययों के, प्रत्यक्ष व्ययों के अलावा कार्यालय के हैं, माल विक्रय के हैं और ऐसे व्यय जो विशेष रूप से किसी एक उत्पाद से संबंधित ना होकर अनेकों उत्पादों से संबंधित होते हैं, अनेकों कार्यों से संबंधित खर्चे होते हैं, उनको हम अप्रत्यक्ष व्ययों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय हो गए। अगला मैंने आपको बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, इसी वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे व्यय जो होते तो आयगत प्रकृति के, डेली रूटीन के खर्चे हैं, लेकिन जिनका लाभ हमें एक से ज्यादा वर्षों तक मिलता है, जिसका एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एग्जांपल दिया था विज्ञापन व्यय। विज्ञापन पर किए गए जो खर्चे होते हैं वो एक से अधिक वर्षों तक हमें लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें अपन स्थगित व्यय के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये थे आपके व्ययों के प्रकार, व्यय किसे कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अपन ने जो मुख्य रूप से खर्चों को 3 भागों में विभाजित किया था, तो 3 में से जो पहले 2 भाग है मुख्य रूप से तो 2 ही भाग होते हैं, तीसरा अपन ने बना दिया क्योंकि वो ऐसा व्यय था जो कि कई वर्षों तक हमें लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन मुख्यतः हमने व्ययों के कितने प्रकार पढ़े सर? मुख्यतः हमने व्ययों के 2 प्रकार पढ़े। एक तो पढ़ा पूंजीगत व्यय और दूसरा पढ़ा हमने आयगत व्यय। पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो ये आपके पूंजीगत व्यय होते हैं ना, ये हमारी संपत्ति होती है, व्यापार की संपत्ति होती है, ठीक है। और ये जो आयगत व्यय होते हैं ना, ये आयगत व्यय हमारे व्यवसाय के वे खर्चे होते हैं जिनको लाभ हानि की गणना के लिए हम प्रयोग में लेके आते हैं। आय में से इन व्ययों को घटाया जाता है, तो इन आयगत व्ययों को हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय के सामान्य खर्चे बोलते हैं। खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस बोलते हैं, एक्सपेंसेस। देखिए यहां पे 2 मिलते जुलते वर्ड है जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरा होता है एक्सपेंसेस। ये दोनों सिमिलर वर्ड लगते हैं लेकिन सिमिलर है नहीं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है सर? आयगत व्यय है, ये आयगत व्यय है, और ये क्या है सर? ये पूंजीगत व्यय होते हैं। तो पूंजीगत व्यय हमारी क्या बनते हैं सर? ये संपत्ति बनते हैं। और इन आयगत व्ययों को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे बोलते हैं। इनको बोलते हैं खर्चे। ये हमारे व्यवसाय के खर्चे होते हैं, खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस बोलते हैं इनको। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में फर्क होता है। एक्सपेंडिचर में पूंजीगत और आयगत दोनों व्यय आते हैं, जबकि खर्चों को यानी एक्सपेंसेस को हम आयगत व्ययों को एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इसी लेखांकन शब्दावली में। अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं देनदार। देनदार को इंग्लिश में कहा जाता है डेप्टर्स, DEBTORS, डेटर्स बोलते हैं अपन इसको, डेटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं? देखिए देनदार का अर्थ होता है वो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को या जिन संस्थाओं को आपने उधार में माल बेचा है और जिनसे आपको फ्यूचर में पैसा लेना है, क्योंकि आपने उनको उधार माल बेच दिया तो फ्यूचर में उन लोगों से पैसा लेना है। तो ये व्यक्ति और संस्थाएं जिनको उधार में माल बेचा जाता है उनको हम देनदार कहते हैं। तो लिखेंगे जिन व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को
उधार माल का विक्रय किया हो, जिन व्यक्ति तथा संस्थाओं को माल का उधार विक्रय किया हो, उधार विक्रय किया हो, देनदार कहलाते हैं। तो वे व्यक्ति और वे संस्थाएं जिनको आपने माल उधार में बेचा है वो आपके लिए कौन होते हैं सर? वो हमारे लिए देनदार होते हैं। इसका अर्थ यह हो कि इन व्यक्तियों जब आपने उधार में माल बेच दिया है तो इनसे क्या करना है सर? हमें पैसे फ्यूचर में लेने, भविष्य में इनसे भुगतान प्राप्त करना है तथा जिनसे भुगतान आना शेष है, यानी कि पैसा मिलना बाकी है, इनसे पैसा मिलना बाकी है। तो आज नहीं मिला है, आज हमने उधार में माल बेचा है तो फ्यूचर में किसी टाइम पे हमने इससे पैसा मिल जाएगा। तो ये तो देनदार होते हैं, देनदारों से पैसा भविष्य में मिलेगा। तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था एक संपत्ति, जब हमने शब्द पढ़ा था उस टाइम मैंने बताया था कि कोई भी चीज हो, अगर किसी भी चीज से भविष्य में कोई मौद्रिक अथवा गैर मौद्रिक किसी भी प्रकार का फ्यूचर में लाभ मिलने वाला है तो वो सभी चीजें हमारे लिए क्या होती है सर? वो देनदार होती है। तो देखिए यहां देनदार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को हमने कहा जिनको हमने उधार में माल बेचा था, इनसे भुगतान मिलना बाकी है। मतलब इनसे भुगतान कब मिलेगा? फ्यूचर में हमें इनसे कैश यानी कि पैसा मिलेगा, तो मौद्रिक लाभ इनसे प्राप्त होगा भविष्य में। तो ये हमारे लिए क्या हो गए? संपत्ति हो गई। तो देनदार व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्ति होते हैं, व्यवसाय की चालू संपत्ति होते हैं। चालू संपत्ति मतलब अल्पकालीन संपत्ति। देखिए संपत्तियों के जब हम प्रकार पढ़े थे मैंने आपको बताया था चालू संपत्तियां कौन सी होती है, गैर चालू संपत्तियां कौन सी होती है, यानी कि करंट एसेट्स होती है हमारी। इसके बाद अगला वर्ड हम पढ़ेंगे लेनदार, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अर्थ यहां इनका उल्टा कर दो। जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा था वो कौन थे? देनदार थे। और जिन व्यक्तियों से उधार में आपने माल क्रय किया है वो कौन है? लेनदार है। तो इनका ठीक विपरीत हो गया। तो जिन व्यक्तियों से उधार माल उधार क्रय किया गया हो, माल उधार क्रय किया गया हो, लेनदार कहलाते हैं। लेनदार, अच्छा लेनदार किसे कहा जाता है सर? लेनदार वो व्यक्ति हैं जिनसे आपने उधार में माल खरीदा है। तो बताओ अब इनसे उधार में माल खरीदा तो फ्यूचर में पैसा देना है कि नहीं देना है? सर उधार में जब माल खरीदा है तो इनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो जिनको तथा, अच्छा व्यक्तियों के साथ यहां पे संस्थाएं भी लिख सकते हैं, संस्थाएं भी हो सकती है। यहां पे कई बार संस्थाओं का नाम प्रयोग में लिया जाता है व्यक्तियों की जगह। तथा जिनको माल क्रय का भुगतान करना शेष है। भुगतान करना शेष है मतलब पैसा देना बाकी है, माल हम खरीद चुके हैं। तो पैसा कब देंगे? पैसा सर फ्यूचर में देंगे। तो फ्यूचर में पैसा देंगे। तो देखिए आपने क्या किया, माल खरीद लिया, लेकिन पैसा आपको कब देना है? भविष्य में पैसा देना है। इसका मतलब व्यवसाय की ये लेनदारियां होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हमें या किसी संस्थाओं को हमें बाहरी व्यक्तियों को भुगतान करना हो, क्योंकि हम माल और सेवाएं खरीद चुके हैं, तो उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं सर? लेनदार कहा जाता है। और लेनदार आपके लिए क्या होता है? दायित्व उत्पन्न हो गया। आपने उधार में माल खरीदा तो आपके ऊपर दायित्व आ गया कि उनको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो लेनदार होते हैं ये व्यापार के लिए क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। तो लेनदार व्यवसाय के
चालू दायित्व। चालू दायित्व मतलब जिनको आपको 1 साल के अंतर्गत भुगतान करना है, चालू दायित्व चालू दायित्व होते हैं। तो ये है आपके देनदार और लेनदार। अब लेखांकन शब्दावली की सीरीज के अंतर्गत हमने कुछ मुख्य लेखांकन शब्दावलियों पर चर्चा की है। शेष कुछ लेखांकन शब्दावलियां हमें आगे टॉपिक्स में जब काम आएंगी तब हम उनको साथ साथ चर्चा करते चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।